क्या हम इंडियंस पागल है? पागल है? आखिरकार क्यों ज्यादातर कंट्री में इंडिया को हेट करते हैं? और आखिर क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? और क्या इंडिया में सिविक सेंस नहीं है? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए। तो ये सिलसिला तभी से शुरू होता है जब आप अपने आसपास के चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो। आखिरकार कितनी चीजें हम इंडिया की यूज करते हैं, तो चलिए थोड़ा नजर डालते हैं। चलिए आपके फोन से ही शुरू करते हैं। आपका फोन किसी अलग कंट्री का, उससे मोस्ट ऑफ द एप्स तो इंडिया के ही नहीं है। और आपका टी शर्ट जो कि अगर सस्ती होगी तो सेकेंड हैंड इंपोर्ट की होगी अदर्स कंट्री से, अगर ब्रांडेड होगी तो किसी फॉरेन ब्रांड की। तो आप ऐसे ही सारी चीजों को देखेंगे तो ज्यादातर चीज तो इंडिया ने बनाई ही नहीं है। और अगर आप अपने घर से बाहर जाओगे तो कचरा, अनसिविलाइज्ड लोग और एयर पोल्यूशन। आखिर इंडिया इतने पीछे कैसे हो गया? आखिर वर्ल्ड में वन ऑफ द एजुकेटेड कंट्री इतनी अनसिविलाइज्ड कैसे हो गई? या इंडिया में सिविलाइज्ड और इंटेलिजेंट लोग हैं ही नहीं? तो बात ऐसी है कि इंडिया में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हर डेवलप कंट्री में ये योगदान देते हुए आपको मिल जाएंगे। हम यूएसए को एग्जांपल लेते हैं जो कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और एक डेवलप्ड कंट्री है। जैसे कि यूएसए हर एक फील्ड में आउटस्टैंडर्ड हो गया है। तो चलिए यूएसए का ही एग्जांपल लेते हैं। यूएसए में 1% इंडियंस है। यूएसए में ही ज्यादातर कंट्री जैसे कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, एडोबे का सीईओ शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नारायण, और यही $1 ट्रिलियन की कंपनी हमारी इंडियंस हैंडल करते हैं। और यही जो कंपनी छोटे से बड़े इन्होंने ही ज्यादा योगदान देके बनाया है। इसीलिए ये तो सारे सीईओ है, ये तो कुछ ही एग्जांपल है। ऐसे सैकड़ों इंडियंस फॉरेन कंपनीज के सीईओ है। लेकिन इससे तो हमें ये पता चल गया कि इंडिया में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। तो क्या इंडिया के लोग गरीब हैं या उनके पास पैसा नहीं है? तो इसका जवाब भी नहीं, इंडियंस बहुत अमीर है। आपको इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। आपको तो पता ही होगा दुबई किसी ही अमीरों का देश है, वहाँ पर मिलियनर्स और बिलियनर्स ही रहते हैं ज्यादातर तक। और आपको ये बात सुन के आप चौंक जाओगे, दुबई में 30% से भी ज्यादा 30 से 40% इंडियंस ही रहते हैं जो कि वहाँ पर मिलियनर और बिलियनर है। और खुद इंडिया एक बड़ी जीडीपी है, $1 ट्रिलियन वर्थ जीडीपी है, और यही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया तो गरीब नहीं है। तो प्रॉब्लम है इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट माइग्रेटिंग कंट्री है। अगर आपको माइग्रेशन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब एक जगह से और एक जगह पर लोग जाते हैं उसे माइग्रेशन बोलते हैं। और ये माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन इसका मतलब है कि जब कोई आदमी अपने देश के ही अंदर यहाँ से वहाँ होता है। और इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब जब एक आदमी एक देश को छोड़ के और एक देश को चला जाता है। और इनमें भी 2 टाइप होता है, टेम्परेरी माइग्रेशन और परमानेंट माइग्रेशन। और इंडिया में इंटरनेशनल और परमानेंट माइग्रेशन 6% से भी ज़्यादा है। और ये जो सारे इंडियंस है ये ज़्यादातर वेल्दी होंगे या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। और जब ये इंटेलिजेंट लोग, वेल्दी लोग इंडिया को ही छोड़ के चले जाएंगे तो एक कंट्री जो कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को पैदा कर सकता है वो कंट्री ऊपर कैसे जाएगा? लेकिन ये कंट्री को छोड़ के क्यों जाते हैं? तो इनका मेन रीजन होता है सैलरी। जबकि एक एवरेज इंडियन की सैलरी 32,000 से 40,000 के बीच में होती है, तभी एवरेज अमेरिकन की सैलरी 5.2 लाख से 6 लाख तक होती है। इतना बड़ा डिफरेंस आया कहाँ से? पहले से समझाता हूँ ये इतना बड़ा डिफरेंस आया कहाँ से। तो 2 कैरेक्टर लेंगे हम, एक रोहित एक सुमित।
रोहित रहता है यूएसए में और सुमित रहता है इंडिया में। एक को $10,000 मिल रहे हैं और एक को $10,000 मिल रहे हैं। और ये तब का टाइम है जब $1 और ₹1 समान है, तो दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों को एक ही सैलरी मिल रही है। और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसे तो रियल वर्ल्ड में नहीं हुआ कि $1 कभी ₹1 के बराबर हुआ। सबसे कम तो $1 ₹3 के बराबर है। लेकिन आप सोच लो, तो जैसे ही टाइम बीतता गया तो ये जो $1 था ₹100 में बदल गया। और अब जो रोहित का सैलरी है वो एक $10,000 से लेकर ₹10 लाख तक पहुंच गया है। डॉलर उसे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन रुपीस का प्राइस बढ़ गया है। लेकिन तभी सुमित को 10,000 से 40,000 ही रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष बीत जाने के बाद प्राइस भी डबल और 5 गुना होता जाता है। लेकिन इससे हमें क्या पता चला, ये तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। लेकिन ये इतना डिफरेंस हुआ क्यों? तो इसका और एक मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन तो चाइना का भी ज्यादा है, लेकिन चाइना फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रोइंग कंट्री कैसे बन गई, दुनिया की टॉप 1 कंट्री कैसे बन गई टेक्नोलॉजी में? तो ये चीज है, इसे समझो। जो चाइना का एरिया है वो इंडिया के एरिया से बहुत ज्यादा बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है। तो चाइना में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी जो कि इंडिया में नहीं होंगी। और हर एक एंटरप्रेन्योर चाइना में और इंडिया में डिफरेंस होता है। जब चाइना टैलेंट को निखारता है तभी इंडिया उस टैलेंट को दबाने की कोशिश करता है। और इंडिया में तो एक डायलॉग चलता है, हाँ ये डायलॉग और कुछ नहीं, ये डायलॉग चलता है, कचरा है चलता है, एयर पोल्यूशन है चलता है, पॉपुलेशन ज्यादा है चलता है, और ये चलता ही जाता है। और इसी चलता है की वजह से ज्यादातर चीजें चेंज नहीं हो पाती है। और इंडिया में और एक गुण है या फिर अवगुण है, मैं नहीं बोल सकता, ये हर एक सिचुएशन में अडॉप्ट कर जाते हैं। अगर आप इन्हें एक बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री में डाल दोगे तो ये उस कंट्री को डेवलप कर देंगे और वहाँ पर रहना भी सीख जाएंगे, वहाँ पर सिविलाइज्ड होकर रहना सीख जाएंगे। और अगर आप इन्हें एक अनडेवलप कंट्री में छोड़ देंगे तो ये उसी कंट्री में एडॉप्ट करना सीख जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है ना? नहीं, क्योंकि ये हर एक सिस्टम में एडॉप्ट कर सकते हैं। और ये इनकी अच्छी बात भी है और बुरी बात क्या? अच्छी बात ये है कि ये किसी भी सिस्टम में और किसी भी टाइम में एडॉप्ट कर सकते हैं, और बुरी बात ये है कि ये हर सिस्टम में एडॉप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। ये कभी भी सिस्टम को चेंज करना नहीं चाहेंगे, ये सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रह जाना चाहेंगे। इसीलिए तो इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट IT हब होके भी इतना पीछे है। अभी भी इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं हो पाया है, वो तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री में ही है। और ये है वन ऑफ द मोर मेजर रीजन कि इंडिया पीछे। लेकिन क्या और कुछ भी रीजन है? और हाँ, यहाँ पर और एक रीजन है, सोसाइटी। और इंडिया में सोसाइटी का रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा समय से हो रहा है, और ये सोसाइटी आपको तो कभी ऊपर नहीं ले जाएगी और नीचे की तरफ ज्यादा धकेलेगी। हाँ, बाकी कंट्री में भी ये है, लेकिन कुछ इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। आपने तो ये कहानी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं फिर से बता देता हूँ। एक प्रोफेसर को किसी और कंट्री का था, वहाँ पर क्रैब्स की स्पेशलिटी थी। तो एक इंडिया के लड़के ने बोला, प्रोफेसर क्या आप उस क्रैब को ला सकते हैं यहाँ पर? तो उसने उस क्रैब को लाने के लिए एक जार का सहायता लिया, और उस जार से वो क्रैब को लाने ही वाला था, लेकिन जब देने का समय आया तो क्रैब मर चुका था। आखिरकार क्यों? क्योंकि ये इतनी लंबी फ्लाइट थी और उस जार का ढक्कन बंद था, जिसके वजह से एयर पास नहीं हो पाया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण वो दोनों मर गए। लेकिन जब यही चीज एक इंडिया के लड़के को बोला गया तो वो क्रैब को लाके दे भी दिया दूसरे पर्सन को, और उस जार का ढक्कन भी बंद नहीं था। तो उसने ये सवाल ऐसे पूछा कि आपने इससे कैसे ला लिया, इसका ढक्कन तो खुला है, तो ये भाग क्यों नहीं गए? तो उसने हंस के ये जवाब दिया कि भी ये केंकड़ा ऊपर चढ़ना चाहता था, उसके बाकी केंकड़े उसे खींच देते थे। ऐसे ही जब लोग ऊपर चढ़ना चाहते थे तभी सोसाइटी उन्हें नीचे खींच देती थी। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास ही रहते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके थॉट्स लेके मिडिल क्लास ही बन के रह जाते हैं। और इंडिया में ये बच्चों को सिखाया जाता है, ये इतनी बड़ी चीज है,
अगर वो नहीं कर पाए तो तू कैसे कर सकता है। और एक ही रैट रेस में इन्हें धकेला जाता है। इंडिया का प्रॉब्लम और कुछ नहीं, ये सिस्टम ही है। ये जो बाकी सिस्टम है ना, यही सिस्टम एक सिंगापुर जैसे देश जो कि इतना दरिद्र था, अगर उसे उठा के इतनी सुंदर कंट्री बना सकता है तो इंडिया भी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर कुछ फॉरेनर्स एथलीट के लिए 2 दिन के अंदर एक सिटी क्लीन हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकता है इंडिया में। तो ये जो इंडिया का प्रॉब्लम है सिर्फ सिस्टम, और वन ऑफ द सिस्टम एजुकेशन सिस्टम। इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो के ऊपर बात की। अगर आप उस वीडियो को देख सकते हो तो आपका नजरिया शायद चेंज हो सकता है। और ये मत भूलना, ये जो रेस है रैट रेस।